हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। पहले वाले एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं कूलॉम नियम। तो क्या था कूलॉम नियम, हम दोबारा देखते हैं। कूलॉम नियम में दिया गया था कि दो बिंदु आवेश परस्पर आदूरी पे स्थित हों तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर क्या आया था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बल एक सदिश राशि है, इस कारण हम यहां पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। तो हम एक स्वतंत्र निर्देश तंत्र मान सकते हैं जिसका मूल बिंदु O है। इसमें दो बिंदु आवेश बिंदु A पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर प्लस Q2 आवेश स्थित है, जिनका बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1 व R2 होगा। ये इनका स्थिति सदिश है R1 व R2। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हम r ले सकते हैं। तो हमें अभी यहां ज्ञात करना होगा कि Q1 के सापेक्ष Q2 की और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति क्या है। तो हम लोग यहां पर चित्र से व त्रिभुज सदिश योग नियम से देखते हैं कि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। हमें आवेश Q1 तो रखना है स्थिर, इसका Q2 के सापेक्ष चेक करना है इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 की ओर होगी। इसे एक बार हम लोग यहां R ही मान रहे हैं, वैसे इसका रिजल्ट आएगा R21 आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। त्रिभुज के सदिश योग नियम में बताया गया था कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं का योग तीसरी विपरीत भुजा के योग के बराबर होगा। तो यहां हम देखते हैं कि R1 और R21 एक ही डायरेक्शन में है और R2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो R2 का रिजल्ट क्या आएगा, R1 प्लस R21 आएगा। तो R21 बराबर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा। ये कैसे आया कि R2 बराबर R1 प्लस R21। ये है त्रिभुज सदिश योग नियम, जिससे R21 बराबर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो हमें ये यूज करना है यहाँ पर R21 बराबर R2 माइनस R1। ये क्या है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश है, जिसकी डायरेक्शन A से B की ओर होगी। अब आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जिसे कह सकते हैं हम लोग F21 कह सकते हैं। कि आवेश कूलॉम नियम से, कूलॉम नियमानुसार आवेश Q1 द्वारा आवेश Q1 पर Q1 द्वारा आवेश Q2 पर कार्यरत बल, कूलॉम बल होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। तो यहाँ क्या आएगा, बल F21 वेक्टर फॉर्म में आएगा। डिस्टेंस भी R21 होल स्क्वायर और R21 इकाई सदिश के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ R21 का अर्थ है R2 माइनस R1। यहाँ R21 बराबर R2 माइनस R1 दिया गया है।
इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर बल, आवेश Q2 भी आवेश Q1 पर बल लगा सकता है, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण बल होगा, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी F12, पोजीशन वेक्टर R12, तो बल बराबर आ जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 बाई R12 होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। यहाँ R12 बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा R1 माइनस R2। डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग कि R12 और R21 दोनों एक ही चीज है, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन डायरेक्शन परस्पर अपोजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा R12 बराबर R21 इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए समीकरण नंबर 1 व 2 में भी हम देख सकते हैं कि सभी फैक्टर्स इसमें बराबर हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, F21 बराबर F12 आ जाएगा, अर्थात F12 बराबर F21, परिमाण बराबर है और डायरेक्शन परस्पर विपरीत है। तो सदिश निरूपण के अंतर्गत देखा गया कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बराबर आएगा, लेकिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कूलाम का नियम है, वो गति के थर्ड नियम का पालन करता है, अर्थात F12 बराबर माइनस F21 इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, यहाँ पर कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि कूलाम नियम जब लागू करते हैं तो पहला देखा गया है कि कूलाम नियम स्थिर आवेशों पर, स्थिर आवेश व बिंदुवत आवेश होना अत्यावश्यक है। इन पर ही लागू होगा। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है तो कूलाम बल तो लागू होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ अन्य बल भी वहां पर उपस्थित होते हैं। केवल कूलाम बल कहाँ उपस्थित होगा, स्थिर आवेश व बिंदुवत आवेश पर उपस्थित होगा। दूसरा हमने देखा कि बल का जो मान है वो दो आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तीसरा, इसके प्रास मतलब ये कहां से लेकर कहां तक लागू होता है। नाभिक की जो प्रास होती है वो होती है 10 की पावर -15 मीटर कोटि की। नाभिक केंद्र हम जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो दो प्रोटॉन के बीच यहाँ पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन प्रोटॉन कैसा है, धनावेश है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम करना चाहिए, अर्थात 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम बल लागू नहीं होता। यहाँ पर नाभिकीय बल उपस्थित होता है। 10 की पावर -15 मीटर से अधिक दूरी पर, अर्थात यहां से इस रेंज तक कूलाम बल उपस्थित होगा, और यहां कौन सा होगा, नाभिकीय बल उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर यह लागू नहीं होता। इससे अधिक दूरी पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल उपस्थित होते हैं, जो कि एक प्रबल बल है। इस कारण से वहां कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उपस्थित नहीं होता। यह एक संरक्षी बल है।
संरक्षी बल हम देख चुके हैं कक्षा 11th में कि जब कोई भी वस्तु पर किया गया बल का मान भिन्न भिन्न पथों पर कार्य का मान समान आ जाए तब क्या होता है, वो बल संरक्षी बल होते हैं। अर्थात इस बल द्वारा भी भिन्न भिन्न पथों पर किए गए कार्य का मान क्या आएगा, सदैव समान आएगा। इस कारण से यह कैसा बल है, एक संरक्षी बल है। पांचवा है यह द्विवस्तु अंतःक्रिया है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो तीसरे आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होता। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान है वो अन्य आवेश की उपस्थिति द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस कारण से यह बल कैसा है, एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है। तो कूलॉम बल से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं कि यह बल है वो दो स्थिर आवेशों या बिंदुवत आवेशों पर ही लागू होता है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इस बल के परास 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह बल लागू नहीं होता। यह एक संरक्षी बल है और यह बल द्विवस्तु अंतःक्रिया है। बहुल आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल इसके आसपास जितने भी स्थिर आवेश उपस्थित हैं उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए सभी बलों, जितने भी आवेश हैं सभी बलों द्वारा का सदिश योग होगा। जितने भी आवेश हैं वो किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे और जितने भी बल लग चुके उन सब का क्या कर देंगे, सदिश योग करेंगे। तो क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर आवेश के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए सभी भिन्न भिन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का क्या करना, हमें सदिश योग करना है। तो हमें चित्र के द्वारा हम देखते हैं कि किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान किस प्रकार से सदिश योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां एक निर्देश तंत्र लेते हैं इस प्रकार का। इस निर्देश तंत्र में आवेश Q1, Q2, Qn और Q0 टेस्ट चार्ज उपस्थित मान सकते हैं, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, Rn और R0 होगा। यहां हम देख रहे हैं कि n आवेश उपस्थित हैं। इनमें से जो टारगेट आवेश कौन सा हमारे में Q0 है, ये वाला। अर्थात सभी के सभी आवेश इस आवेश पर बल लगाएंगे। तो आवेश Q1 भी इस पे बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा और Qn भी बल लगा, सभी जितने आवेश हैं सभी इस पे बल लगाएंगे। तो Q1 द्वारा Q0 पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल क्या हो सकता है, F01 होगा। Q2 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल F02। इसी प्रकार Qn द्वारा F0n हो जाए। सभी आवेश इस आवेश पर बल लगा रहे, इसलिए डायरेक्शन क्या होगी, सभी आवेश है उस आवेश की ओर होगी, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। तो कूलॉम नियम के अनुसार देख सकते हैं हम लोग कि कूलॉम नियमानुसार आवेश Q1 द्वारा Q0 पर कार्यरत बल क्या नाम दिया गया, इसको F01 नाम दिया गया है। तो यहां आवेश कौन कौन से उपस्थित हैं, एक तो Q1 और Q0।
तो रिजल्ट क्या आएगा, के Q1 Q0 बाई R01 होल स्क्वायर इंटू R01 इकाई सदिश के रूप में बल दिया जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q0 की ओर है, जो यहाँ प्रदर्शित की जा चुकी है। इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर F02 के रूप में। सूत्र क्या आएगा इसका, के Q2 Q0 बाई R02 होल स्क्वायर इंटू R02 इकाई सदिश। तो जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों द्वारा यहाँ पर बल ज्ञात कर सकते हैं। एट लास्ट जो आवेश है वो आवेश है Qn। तो Qn द्वारा Q0 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F0n। सो के Qn Q0 बाई R0n होल स्क्वायर इंटू R0n इकाई सदिश। तो हमने सभी बल ज्ञात कर लिए। अब सभी बलों का सदिश योग करना है, तो कुल बल का मान आ जाएगा किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। अतः परीक्षण आवेश Q नोट पर परिणामी बल F Q नोट ही कह सकते हैं। पहला बल है F01, फिर F02, जितने भी बल है सबका योग कर दें सदिश योग के रूप में, तो रिजल्ट आ गया ये वाला। अब सबका मान रखा जाए। F01 का मान क्या है, के Q1 Q0 बाई R01 होल स्क्वायर इंटू R01 इकाई सदिश। F02 का मान रख सकते हैं, के Q2 Q नोट बाई R02 होल स्क्वायर इंटू R02 इकाई सदिश। F01 का मान के Qn Q0 बाई R0n होल स्क्वायर R0n इकाई सदिश। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन भी आ रहा है। कॉमन क्या है, यहाँ पर K और Q0 कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाल लें। शेष क्या रहेगा यहाँ पर, Q1 इंटू R01 इकाई सदिश R01 होल स्क्वायर प्लस Q2 Q0 तो बाहर आ चुका है, Q2 R02 इकाई सदिश बाई R02 होल स्क्वायर। यहाँ रह गया है Qn R0n इकाई सदिश बाई R0n होल स्क्वायर। इन सभी फैक्टर्स को जो योग के फॉर्म में है, इन्हें समेशन का उपयोग करेंगे, सिग्मा का उपयोग कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, के Q नोट तो बाहर है, सिग्मा Q1 Q2 आ रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा QI। R01 R02 है तो लिखा जाएगा R0I कैप बाई R0I का होल स्क्वायर। और I का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। इस प्रकार टारगेट आवेश Q0 पर कुल बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो रिजल्ट ये आएगा। अब हम यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि आपके बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स के रूप में दिया हुआ है। आप बच्चों अपने स्तर पर भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जिस एग्जाम्पल में आपको कोई समस्या आए या वो एग्जाम्पल्स आपके समझ में नहीं आ रहा, उसको बार बार पढ़ें। पढ़ने के पश्चात भी यदि समझ में नहीं आता तो हमारे इस एपिसोड में दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। इस कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम्पल या उस पूरे सवाल को लिखें और हमसे शेयर करें। हम उस समस्या को आपका हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। यहाँ 250 ग्राम दे रखा है, ये क्या है, हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव्यमान का मान गिवन है 250 ग्राम। जल H2O का अणुभार हमें पता है कितना होता है, 18 होता है। 18 होता है। इसलिए 250 ग्राम जल में
H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। सूत्र होता है m बराबर स्मॉल m अर्थात मास अणु बार m इंटू में Na एवोगैड्रो संख्या। m का मान यहां गिवन कितना है 250 ग्राम डिवाइड बाई 18 इंटू एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। इस कारण हम लोग यहाँ पर 250 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब जल के एक अणु में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल अर्थात H2O के एक अणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 10 होती है। तो यहाँ पर H2 है, इसमें 2 प्रोटॉन हो गए, O में ऑक्सीजन में 2 होते हैं, 2 + 8 में कितने हो गए 10 हो गए। तो कितने प्रोटॉन है यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दोनों की संख्या बराबर है। तो धन आवेश और ऋण आवेश का मान भी क्या आएगा यहाँ पर समान आएगा। तो आवेश क्वांटीकरण के अनुसार आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है Q बराबर N इंटू E और N का मान हमें यहाँ पर दे रखा है कितना यहाँ पर 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इंटू जल के एक अणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 और आवेश तो E होता है। तो 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू E का मान रखें 1.6 गुणा 10 की पावर -19। हमने यहाँ सारे मान रख दिए। अब इसे हल करना है। हल करने के लिए बताएंगे जितना संभव हो सके उन्हीं घातों को हल करें और उसके पश्चात हल करने के बाद रिजल्ट आएगा आपका 1.337 गुणा 10 की पावर 7 कूलम। इस प्रकार जल के एक कप में कितने धन आवेश और ऋण आवेश होंगे, इतना ही धन आवेश होगा, इतना ही ऋण आवेश होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई व 6 परावर्तकांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिए गए प्रश्न को समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार पढ़ें और दिए गए आंकिक मानों को बाहर निकालें। यहाँ दे रखा है कि निर्वात में अर्थात F निर्वात को F0 लिखा जाता है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान दे रखा कितना है 18 न्यूटन। 1 mm मोटाई, यहाँ पर मोटाई को T द्वारा लिखते मान लेते हैं 1 mm तथा 6 परावर्तकांक की एक कांच की पट्टिका एप्सिलॉन r का मान 6 पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तब बल का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है F निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन r। यहाँ इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस सूत्र में F का मान रखें 18, एप्सिलॉन का मान 6, हल करने पर क्या मान आ गया 3 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल सा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य की दूरी 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल कितना होगा? ये प्रश्न यहाँ तक हो गया हमारा। इसके पश्चात कहता है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल ज्ञात करना है।
हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी दे रखी है। अर्थात यहाँ क्या गिवन है, Q1 जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है कितना है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। Q2 जो कि प्रोटॉन पर आवेश के बराबर है 1.6 गुणा 10⁻19। इनके मध्य की दूरी 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर की है। हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। Fe क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मान रखते हैं K का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻19 है। फिर Q2 का मान 1.6 गुणा 10⁻19 डिवाइड बाई R स्क्वायर 5.3 गुणा 10⁻11 का होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 8.2 गुणा 10⁻8 न्यूटन। ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल Fg सूत्र होता है Gm1m2/r स्क्वायर। यहाँ में G का मान भी गिवन है 6.67 गुणा 10⁻11। Me इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणा 10⁻31। M2 प्रोटॉन का द्रव्यमान डिवाइड बाई डिस्टेंस 5.3 गुणा 10⁻11 का होल। ये हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए Fe और Fg। अब दोनों मानों को डिवाइड करेंगे। Fe में Fg का भाग देंगे, अर्थात इस मान में इस मान का भाग। पहले इसका रिजल्ट ज्ञात कर लीजिएगा। रिजल्ट आएगा 3.6 गुणा 10⁻47 मीटर। Fe Fg का भाग दें 8.2 गुणा 10⁻8 भाग दिया जाएगा। Fg का मान 3.6 गुणा 10⁻47 भाग दिया गया। हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.27 गुणा 10⁻+39। इस प्रकार दोनों बलों की तुलना हो जाती है कि विद्युत बल का मान 2.27 गुणा 10⁻39 गुणा होगा किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो दोनों बलों में से कौन सा बल अधिक प्रबल है, विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुणा अधिक प्रबल होता है। कौन सा, विद्युत आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, स्थिति है इसकी 2m1 पर तथा एक आवेश Q2 -5 माइक्रोकूलम, पोजीशन है इसकी -2m 4m पर स्थित है। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। अर्थात हमें टारगेट क्या दे रखा है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। तो यहाँ पर हमें बल ज्ञात करना होगा, F21 ज्ञात करना होगा कि F21 का मान कितना होगा। तो पहले हमें Q1 की पोजीशन वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर भी ज्ञात करना होगा। Q1 के लिए हम दे सकते हैं R1। क्या स्थिति है इसकी, फर्स्ट होता है x, ये होता है y, तो क्या आएगा 2i प्लस में 1j। और R2 का मान क्या आ जाएगा Q2 के लिए -2i प्लस 4j।
तो ज्ञात करना होगा हमें R21 क्या होता है R2 माइनस R1 माइनस 2i प्लस 4j में से घटाया जाएगा 2i प्लस 1j। तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस 2i और ये माइनस 2i क्या हो गया माइनस 4i 4j माइनस 1j क्या हो जाएगा प्लस 3j। ये आ गया R21 विस्थापन आ गया Q1 और Q2 के बीच। इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। R21 का परिमाण क्या होगा अंडर ऑफ i के साथ गुणांक में जो है उसका वर्ग करें -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे 3 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो R21 का परिमाण क्या आएगा 5 आ जाएगा। सब मीटर में दिया हुआ है तो ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। अब लगाएं बल का सूत्र क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R है। R का अर्थ हो गया यहाँ पर R21 21 K का मान रखें 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 2 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 Q2 -5 माइक्रो। हम जानते हैं बल में केवल परिमाण लिखा जाता है माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई R कितना है 5 का होल स्क्वायर इंटू R21 इकाई सदिश। तो क्या आएगा -4i प्लस 3j। ये इसकी दिशा को निरूपित कर रहा है। यहां हमें केवल इकाई सदिश लिखना होगा। पहले हम इसका इकाई सदिश भी यहां पर ज्ञात करते हैं। R इकाई सदिश बराबर क्या होता है R सदिश अपॉन R का परिमाण होता है। इसलिए R सदिश तो आ गया कितना आ गया -4i प्लस 3j अपॉन में R और लिखा जाएगा। R का अर्थ है यहाँ पर 5। तो R वेक्टर फॉर्म में तो लिखा गया है लेकिन यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ आ जाए कुल कितनी पावर होगी 3 हो जाएगी। अब इसे हल करें। हल करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 की पावर -6 -12 और ये है 9 क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 -4i प्लस 3j। तो बल का मान इस पास हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। रिजल्ट आएगा ये वाला है 9e व 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में बना रहे। संतुलन का अर्थ हो गया कि जो निकाय है उस पर लगने वाला कुल बल का मान 0 है। अब 2 आवेश दे रखे हैं ये होगी मान सकते हैं कि ये आवेश इस प्रकार दिए हुए हैं ये +9e और ये +4e बिंदु A व B पर स्थित हो सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है r दे रखी है। कहता है कि एक अन्य आवेश Q जो इनके बीच में कहीं रखा जाए। कहाँ रखा जाए मान लेते हैं ये C पर रख दिया। अब ये C बिंदु कहाँ पर है C है वो मान सकते हैं कि A से x दूरी पर है। तो B से कितना हो जाएगा ये वाला कुल डिस्टेंस r है इसमें से x निकाल दें r माइनस x हो जाएगी। तो यहां हमने देखा कि हमने Q आवेश को यहां रख दिया। अब कहता है कि ये जो आवेश है इस आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना है 0 है। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। वह का मतलब है जो आवेश रखा हुआ है ना वो आवेश संतुलन में है। तो ये आवेश संतुलन में कब होगा
जब इस निकाय द्वारा जितने भी आवेश हैं उन द्वारा सी पर जो आवेश है इस पर लगाया गया कुल बल का मान कितना हो, 0 हो। तो सी पर कौन कौन लगाएगा, एक तो ए वाला लगाएगा और एक बी वाला लगाएगा। तो ए व सी के मध्य जो बल होगा वो देखते हैं कितना है। ए भी प्लस क्यू आवेश है, तो बिंदु ए व सी के मध्य बल मान लेते हैं F1 है। सूत्र क्या आएगा इसका, K Q1 9E Q2 Q अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी F1 A से C की ओर। अगर हम अब देखते हैं C व B के मध्य बल, B व C के मध्य बल F2 मान लीजिएगा। सूत्र आएगा K Q1, Q1 का मतलब 4E Q2 अर्थात Q बाई डिस्टेंस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये भी प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश, प्रतिकर्षण होगा तो B इस पे बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण के रूप में ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B से C। तो C पर जो आवेश है उस पर दो बल लग रहे हैं F1 व F2, दोनों डायरेक्शन कैसे परस्पर अपोजिट है। तो C पर स्थित आवेश Q पर परिणामी बल कितना बल आएगा, F बराबर F1 माइनस F2। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए दिया हुआ है कि संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, इसलिए क्या आएगा, दोनों बल का योग 0 आ जाएगा। अर्थात F1 माइनस F2 बराबर 0 या F1 बराबर F2 हो जाएगा। दोनों बल का परिमाण बराबर हो जाएगा। अब इसका मान रखें, F1 का मान कितना है, F1 का मान है K 9EQ अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर F2 का अर्थ है K 4EQ बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा और Q से Q और E से E हो जाएगा। क्या रहेगा शेष है 9 बाई एक्स स्क्वायर, 9 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे परस्पर शिफ्ट करें, शिफ्ट करने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 9 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसका वर्गमूल लेने पर वर्गमूल का अर्थ हो गया 9 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर अंडर ऑफ 4x स्क्वायर। 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3, इसका रिजल्ट आएगा r माइनस एक्स बराबर 4 का आएगा 2x स्क्वायर आएगा x। वर्गमूल लेने पर दोनों मान आएंगे प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो यहाँ आ जाएगा रिजल्ट 3r माइनस 3x बराबर प्लस 2x, प्लस ले लिया। दूसरी बार 3r माइनस 3x बराबर माइनस 2x। पहले इसे हल करें, 3r बराबर ये 3x वहां शिफ्ट हो जाएगा, 2x प्लस 3x क्या हो गया, ये 5x बराबर 3r। x का मान क्या आ गया 3r बटे 5। इसे हल करते हैं, 3r बराबर माइनस 2x प्लस 3x, 3r बराबर
x, अर्थात x का मान क्या है 3r है। तो सवाल को दोबारा से देखा जाए कि एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए। कहाँ का मतलब कहीं रख सकते हैं, इसके अंदर भी और बाहर भी। यदि अंदर रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा, बाहर रखोगे तो, क्योंकि जो x का जो मान है, x का मतलब है a से c की दूरी, वो कितनी है r का 3 गुना है। जो r है इसका 3 गुना कब होगा, जब ये इससे बाहर चला जाएगा, अर्थात ये c पॉइंट यहां कहीं स्थित होगा। इस रेखा पर तो है लेकिन इन दोनों के मध्य ना होकर इन दोनों से बाहर, तो रिजल्ट क्या आएगा, x बराबर 3r आएगा। यदि यहां सवाल आ जाए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर इनके मध्य रखा जाए, यहाँ होता मध्य रखा जाए, तब x का मान क्या आएगा 3/5 × r आएगा। दोनों रिजल्ट आप नोट कर लीजिए।